अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स की टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी में जो सोल्जर की वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल बता चुके हैं। उसके लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपने डिटेल्स देखनी है, फ़िज़िकल टेस्ट देखना है तो वो वीडियोस दोनों मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स डाल दूँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे, काफ़ी अहम तरीन सवाल देखेंगे, काफ़ी सारे सवाल देखेंगे ताकि अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो जाए आपकी। और इंशाल्लाह कल भी हम रोज़ाना डेली बेसिस पे ये वीडियो डाला करेंगे, रोज़ की एक वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है लाहौर, बी पर है, 2 पर है कराची, 3 पर है फैसलाबाद, 4 पर है इस्लामाबाद। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है कराची। अगला सवाल देख लेते हैं। पाकिस्तान का यौम आज़ादी कब मनाया जाता है? यानी कि यौम आज़ादी मीन्स के जो आज़ादी का दिन है वो कब मनाया जाता है, ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पर है 9 नवंबर, 2 पर है 14 अगस्त, 3 पर है 25 दिसंबर एंड 4th पर है 9 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 14 अगस्त, 14 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? अच्छा, सबसे पहले जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वो कौन थे ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है लियाकत अली ख़ान, बी पर है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, 3 पर है मोहम्मद अली बोगरा और 4th पर है हुसैन शहीद सोहरवर्दी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है लियाकत अली ख़ान। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान के सबसे तवील दरिया कौन सा है? अच्छा, जो पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा दरिया है यानी कि रिवर, वो कौन सा है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है दरियाए जहलम, बी पर है दरियाए सिंध, सी 3 पर है दरियाए रावी और चौथे पर है दरियाए जनाब। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है 2 दरियाए सिंध, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 5, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जगह पैदाइश कौन सी है? यानी कायद-ए-आज़म कौन से शहर में कौन सी जगह पर पैदा हुए थे? तो ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं लाहौर, 2 पर है कराची, 3 पर है इस्लामाबाद और चौथे पर है कोयटा। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 जो है नंबर 2, वो हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि है कराची। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 6, पाकिस्तान ने पहली बार एटमी धमाके कब किए? अच्छा जी, जो एटम बम का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कब किया गया था, पाकिस्तान ने पहली बार कब किया था? ए पर देख लेते हैं 1974, 2 पर देख लेते हैं 1998, 3 पर 1965 आई थिंक। अच्छा, उर्दू की काउंटिंग भी मुझे सही से नहीं आती, क्या हालत है हमारी कौमी लैंग्वेज ही उर्दू और हमें उर्दू ही नहीं आती। तो चौथे पर देख लेते हैं 2001। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 1998। नंबर 8 देख लेते हैं। पाकिस्तान का कौमी जानवर नंबर 7, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? अच्छा जी, कौमी जानवर बताने कि कौन सा है पाकिस्तान का। ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर 1 पर है हिरन, नंबर 2 पर है मारखोर, नंबर 3 पर है शेर, नंबर 4 पर है चीता। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है मारखोर। नेशनल जो एनिमल है पाकिस्तान का वो मारखोर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान के कौमी तराने के शायर कौन हैं? अच्छा जी, जो पाकिस्तान का कौमी तराना है यानी कि नेशनल एंथम, उसके जो शायर है वो कौन है, मतलब किसने लिखा था तराना? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 पर है यानी कि नंबर 1 पर है लामा मोहम्मद इकबाल, 2 पर है हफीज़ जालंधरी, 3 पर है फैज़ अहमद फैज़, 4 पर है अहमद नदीम कासमी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है हफीज़ जालंधरी। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? अच्छा, कौन सी ज़बान सबसे ज़्यादा बोली जाती है पाकिस्तान में? उर्दू, पंजाबी,
सिंधी, पश्तो। अच्छा, उर्दू तो हमारी कॉमन लैंग्वेज है ना, मतलब नेशनल लैंग्वेज है, तो उसको हटा के हम बताएंगे पंजाबी, सिंधी, पश्तो में से तो जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है वो पंजाबी है। सबसे ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है पाकिस्तान में। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 10। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कुल नशिस्तें कितनी हैं? अच्छा जी, कौमी असम्बली यानी कि जो नेशनल असम्बली होती है उसके अंदर बहुत सारी सीट्स होती हैं ना। कुछ सीटें किसी ग्रुप को मिलती हैं, कुछ सीटें किसी ग्रुप को होती हैं, मतलब हर सीट्स के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, तो वो बताने कि टोटल सीट्स कितनी है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, नंबर 1 पर है 333, नंबर 2 पर है 342, नंबर 3 पर है 330, नंबर 4 पर है 34। तो जो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, 342, यानी कि 342 सीट्स पाई जाती हैं हमारी नेशनल असम्बली में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू डैश। ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना किसको नहीं आता, सबको ही आता है। तो 12 को 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी आएगा, 96। 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, 12 फाइव ज़ा 60, 12 सेवन ज़ा 12 सिक्स ज़ा 72 एंड 12 8 ज़ा 86 एंड 12 सेवन ज़ा 86, 12 8 ज़ा 96। ठीक है, इसी तरीके से होता है। आई थिंक 12 8 ज़ा 7 ज़ा 84 होता है, आई थिंक। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल याद कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, 96। 12वां सवाल देख लेते हैं। अगर एक किताब की कीमत 250 रुपये है तो 4 किताबों की कीमत क्या होगी? अच्छा, अगर किसी भी एक चीज़ की कीमत बताई हुई है और 250, और उसको हमने 4 बताना है, यानी कि उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 250 की एक किताब थी, 4 कितने की होंगी? 2 500 की होंगी, 3 750 की होंगी और 4 1000 रुपये की। ये तो मैंने आपको प्लस कर करके बताया ना, 250 250 250 250 4 बार। तो हमने ऐसे, ये मुश्किल मेथड है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो जो आसान वाला होता है ना वो होता है मल्टीप्लाई का। अगर आप 250 को 4 से, 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई को आई थिंक ज़रब बोलते हैं उर्दू में, ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो डायरेक्टली 1000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से। 60 का 25% कितना है? अच्छा, 13वां सवाल है। 60 दिया हुआ है, 60 का हमें 25% बताना है कितना होगा। तो जल्दी से मैं आपको कैलकुलेट करके, इसका फार्मूला है एक, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर हम कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 25% बताना है किसका, 60 का, यानी कि 60 का हमें 25% बताना है। तो परसेंटेज निकालने का जो फार्मूला है ना, वो मैं आपको सिंपली में समझाता हूँ इन वर्ड्स। 25% बताना है ना, तो टोटल परसेंटेजेस कितनी होती है हमारे पास, यानी कि टोटल जो परसेंटेज होती है वो कहाँ तक होती है? 25 होती है, 30 40 50 60 70 80 90 100, कहाँ तक होती है? 100 तक होती है, सबको पता है। 100 से ज़्यादा तो किसी चीज़ की परसेंटेज नहीं निकाली जाती ना, तो यही बात है। ठीक है, तो 100% होते हैं, तो 25% यानी कि जितना परसेंट मालूम करना है उसको हम हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे। तो 25 को हमने 100 से डिवाइड किया तो क्या आया? 0.25। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो आंसर आ जाएगा 15। तो यहाँ सवाल जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 पर है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है उस पर लिखा हुआ है 15, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। अच्छा जी, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा जी, ये सवाल में पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर रूल एक यूज़ होता है, वो होता है डिमास रूल या बॉडमास रूल। ठीक है, तो डिमास रूल मैं आपको समझाता हूँ। DMAS ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो इसमें ये रूल होता है कि डी मास यानी कि डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। अब इस डिमास रूल में सबसे पहले क्या आता है? डिवाइड। तो अगर किसी भी सवाल में सबसे कहीं पे भी आगे या पीछे या बीच में डिवाइड का ऑप्शन दिया हुआ है
तो हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि डिमास रूल में सबसे पहले डी आ रहा है डिवाइड। फिर उसके बाद अगर कोई मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन यानी कि प्लस वाला कोई आ रहा है तो प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का कोई आ रहा है तो माइनस करेंगे। सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। अब यहाँ पर तो हमारे पास डिवाइड है ही नहीं, तो फिर आप बोलेंगे अब क्या करेंगे, तो फिर डिवाइड के बाद डिमास रूल में क्या आता है, एम। फिर एम को हम देखेंगे यानी मल्टीप्लाई को देखेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई हम करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 में प्लस कर देंगे 5 क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद तो एडिशन का ही प्रोसेस होता है ना, ऐड करने का। ठीक है, तो 6 में +5 कर देंगे तो 11 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं 15। अच्छा जी, 15 जो है 144 का मुरब्बा जुज़र क्या है। अच्छा जी, 144 का मुरब्बा जुज़र क्या होता है। मुरब्बा जुज़र बोलते हैं स्क्वायर रूट को। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बताना है तो 144 का, तो ऑप्शन दिए गए हैं, 1 पर है 10, ऑप्शन नंबर 2 पर है 12, ऑप्शन नंबर 3 पर है 14 एंड ऑप्शन नंबर क्या है 4 पर जो है 16 है आई थिंक। ठीक है, 16 नहीं, आई थिंक 19 है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा काउंटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हम इनमें से करेक्ट आंसर बताना है तो 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हैं स्क्वायर रूट्स। ये कुछ स्क्वायर रूट्स हैं, मैं अगली वीडियोज़ में भी बता दूँगा, इनको निकालने का मेथड भी बताऊँगा मैं अगली वीडियो में। अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सवाल ज़्यादा है तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी, तो इसका आंसर होगा 12। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं और भी स्क्वायर रूट्स इंपॉर्टेंट बता दूंगा, वो आप याद भी कर लीजिएगा कैलकुलेटर से निकाल के, और उनका मेथड भी बता दूंगा, समझ भी लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा ऑप्शन नंबर 12 जो है, 12 वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16। एप्पल इज़ अ डैश। अच्छा जी, एप्पल क्या चीज़ है, ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या एप्पल वर्ब है, क्या एप्पल एडजेक्टिव है, क्या एप्पल नाउन है, क्या एप्पल प्रोनाउन है। तो एप्पल तो किसी चीज़ का नेम है ना, तो हमने बचपन से पढ़ा है कि किसी भी चीज़, जगह या जानवर का नाम आ जाए तो वो नाउन कहलाता है, यानी कि इसम कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है जो कि है नाउन। नाउन क्या चीज़ होती है, इट नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस या फिर थिंग, कोई भी हो सकती है, नेम, प्लेस, जगह, उसके अलावा कोई भी चीज़ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी जो है किसी भी चीज़ का नाम है तो वो नाउन कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग इज़ डैश। अच्छा जी, अपोजिट यानी कि उलट बताना है हमें किसका, स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग किस चीज़ को बोलते हैं, किसी भी ताकतवर चीज़ को जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो, उस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का उलट क्या होगा, कमज़ोर। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए पर है वीक, बी पर है पावरफुल, सी पर है हैवी एंड डी पर है हार्ड। अब पावरफुल, हैवी, हार्ड ये ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग चीज़ों में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो वीक है वो कमज़ोर होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं 18। विच वन इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। अच्छा जी, नीचे ऑप्शन में कुछ सेंटेंसेस दिए, हमें बताना है कि सबसे करेक्ट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है ही गोइंग टू स्कूल, बी पर है ही गो टू स्कूल, सी पर है ही इज़ गोइंग टू स्कूल, डी पर है ही गोज़ टू स्कूल येस्टरडे। अच्छा जी, ये जो है इनमें ए, बी और डी तीनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है क्योंकि इसके अंदर देखें ही भी आ रहा है, यानी कि ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग जो है हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। ठीक है, वर्ब हो गया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। ठीक है, टू स्कूल, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके अंदर सारी कंप्लीट चीज़ें मौजूद हैं। एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लाजमी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी लाजमी होता है मगर सब्जेक्ट और वर्ब की मदद से भी एक स्कूल एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शी डैश अ डॉक्टर। ठीक है, इसके अंदर वर्ब हमें पुट करना है। ठीक है, करेक्ट वर्ब पुट करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, शी डैश अ डॉक्टर में जो ऑप्शंस हैं वो ए पर है इज़, बी पर है आर, सी पर है एम एंड डी पर है बी, बी। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है जो कि है इज़। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि इज़ तो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो देखें हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर यूज़ होता है
जहाँ पर वर्ब हो, जैसे हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा था ना, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब जो इज़ था ना वहाँ पर, वो हेल्पिंग वर्ब था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो गोइंग आ रहा था वो वर्ब था। तो जहाँ पर वर्ब मौजूद होता है वहीं पर हमारा क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पर तो वर्ब नहीं मौजूद, तो यहाँ पर हम पहले वर्ब कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो। वर्ब के बगैर तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता ना, यही बात है, ठीक है। तो शी इज़ अ डॉक्टर, अब यहाँ पे जो इज़ है वो हमारा वर्ब बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21। अगर अल्फ़ाबेट में 5वां हर्फ ई है तो 8वां हर्फ कौन सा होगा? अच्छा, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? ABCD देखी होगी ना आप लोगों ने, बचपन से पढ़ी होगी, उम्मीद है पढ़ी होगी, सब नहीं पढ़ी होती है। तो ABCD Z तक चलती रहती है। ABCD में जो ई है वो 5वें नंबर पर आता है। ए 1 हो गया, B 2 हो गया, C 3 हो गया, D 4 हो गया और E 5। तो अब हमें बताना है कि 8वें नंबर पे कौन सा आता है। तो ई के बाद क्या आता है? ई, एफ छठा हो गया, जी 7वां हो गया, एच कौन सा हो गया? 8वां हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, जो कि है एच। अगला देख लेते हैं सवाल नंबर 22। अगर 3, 6, 9, 12 का तसलसल जारी रखा जाए तो अगला आदद क्या होगा? यानी कि 3, 6, 9, 12। ये एक सीरीज़ दी हुई है। अब हमें 3 भी बताया है, 3 के बाद क्या आ रहा है? 6, यानी कि 3 का डिफरेंस। 6 के बाद क्या आ रहा है? 9, यानी कि फिर 3 का डिफरेंस। 9 के बाद क्या आ रहा है? 12, यानी कि फिर 3 का डिफरेंस। 3 के फ़र्क से इन्होंने सीरीज़ बताई हुई है, तो हमें बताना है कि 12 के आगे क्या होगा। तो जब इन लोगों ने हर बार 3 के बाद 6 लिया, 3 का डिफरेंस रखा, फिर 6 के बाद 3 का डिफरेंस रख के 9 लिया, फिर 9 के बाद 3 का डिफरेंस रख के 12 लिया, तो 12 के बाद भी हम 3 का ही डिफरेंस रखेंगे, ठीक है, कुछ अलग तो होगा नहीं। तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ मैटर करती हैं, ठीक है। पिछली सीरीज़ जो चल रही है उसके अंदर जो चीज़ हो रही है वही हम आगे अदद बनाएंगे उसको, ठीक है। तो 12 के बाद जब 3 का डिफरेंस रखेंगे तो हमारे पास आंसर सी वाला आएगा, जो कि है 15। अच्छा जी, अगला सवाल देख लेते हैं 23। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं सबको पता है, 60 मिनट होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 8:15 को किस तरह लिखेंगे? अच्छा जी, 8:15 हो रहे हैं, किस तरह लिखेंगे भाई? ऑप्शन देख लेते हैं। 8:15 AM, 15:08 AM, 8:50 AM, 15:8 PM। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर AM PM का नहीं बोला कि सुबह के 8 हैं या रात के 8, तो हम कोई सा भी लगा सकते हैं, बस हमने ये बताना है कि सही लिखा होना चाहिए। तो 8:15 हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए देखें बिल्कुल करेक्ट होगा। 8:15 हो रहे हैं, ठीक है। पहले 8 आता है, फिर कॉलन आता है बीच में, ये जो 2 डॉट्स लगे इनको कॉलन बोलते हैं, उसके बाद 15 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा जी, अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 25। हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? अच्छा, इस्लाम के टोटल 5 पिलर्स हैं, यानी कि रुकन हैं। तो हज कौन सा वाला रुकन है? नंबर 1 पर है 3, नंबर 2 पर है 4, नंबर 3 पर है 5, नंबर 4 पर है 6। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 यानी कि 3 बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 5, यानी कि हज इस्लाम का 5वां रुकन है। अगला सवाल देख लेते हैं, कुरान मजीद की पहली वही कब कहाँ नाजिल हुई? अच्छा जी, कुरान मजीद में जो पहली वही थी वो कहाँ पर नाजिल हुई थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं मदीना में, बी 2 पर है कोहे तूर, 3 पर है गारे हिरा, 4 पर है बैतुल मुक़द्दस। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है गारे हिरा। गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई थी। अगला सवाल देख लेते हैं 26 है, आई थिंक, सॉरी 27 है। इस्लाम में ज़कात की शरह कितनी होती है, यानी कि कितना ज़कात देना होता है हमें? ऑप्शन दिए गए हैं 2.5%, 2 पर है 5%, 3 पर है 10% और 4 पर है 20%। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 2.5%। टोटल अपनी इनकम का ईयरली इनकम का आई थिंक 2.5% लाजमी जो है हमें ज़कात देना होता है। अगला सवाल देख लेते हैं 29। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कितने साल तक नाजिल हुई? अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है तो तमाम लोगों से एक दरख्वास्त है कि दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें, ठीक है, सवाब मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कितने साल तक नाजिल हुई? कौन से साल में नाजिल हुई थी, ठीक है, कितने साल तक नाजिल हुई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है 10 साल, बी पर है 15 साल, सॉरी 2 पर है 15 साल, 3 पर है 23 साल, 4 पर है 30 साल।
तो जो सवाल नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 23 साल। 23 साल तक आप वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 30। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मुआहदा कौन सा था? जब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें, कोशिश करें दरूद इब्राहिमी पढ़ें वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मुआहदा कौन सा हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन दिए हैं पर सुलह हुदैबिया, 2 पर है मिसाक मदीना, 3 पर है मुआहदा खैबर, 4 पर है मुआहिदा तबूक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है मीसाक़ मदीना। मीसाक़ मदीना आप वसल्लम का मदीने में पहला मुआहिदा था। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतने ही सवाल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम काफ़ी सारे और सवालात, इम्पोर्टेंट अहम तरीन सवालात लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कज़न्स के साथ शेयर करें ताकि बाकियों का भी फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड अल्लाह हाफ़िज़।